फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन करेंगे, सामान्य जीके को पढ़ेंगे, जो कि एमपीपीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2024 परीक्षा धाम की जो नया संस्करण आया है, चतुर्थ संस्करण, उसमें जो भी पूरी बुक को हम चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम जो पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश परीक्षा धाम से ये जो परीक्षा धाम की चतुर्थ संस्करण किताब है, तो 2024 के लिए एमपीजी के पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर को जैसा दिया गया है बुक में उसी तरीके से बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो जो पहला चैप्टर दिया गया है वो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासनिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, जलवायु कैसी है, वर्षा कैसी होती है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले से गुजरती है और मध्य प्रदेश के केंद्रीय बिंदु क्या हैं। प्रशासनिक स्थिति में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, कितने विकास खंड हैं, कितनी तहसीलें हैं और कितनी ग्राम पंचायतें हैं। राजनीतिक स्थिति में मध्य प्रदेश से संबंधित लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें और सदस्यों के बारे में देखेंगे। इसके बाद न्यायिक स्थिति में अगर हम बात करें तो न्यायिक स्थिति में हाईकोर्ट और उनकी खंडपीठों के बारे में पढ़ेंगे। और आर्थिक स्थिति में खनिज, कृषि और अन्य तथ्यों के बारे में देखेंगे। अब इसके बाद जो दिया गया है बुक में वो दिया गया है, पहला परिचय दिया गया है। तो परिचय को अगर हम देखें तो परिचय में दिया गया है कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय दिया गया है कि मध्य राज्य का जो गठन था वो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया। तो हमने क्या देखा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो गठन है वो मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन जो हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया था। और अगर हम यहाँ पे देखें समाचार पन्नों में से तो 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए जिले क्रमशः पाणुर्णा जो कि 54वां और मैहर जो 55वां जिला बनाया गया है। तो 5 अक्टूबर 2023 को 2 नए जिले बनाए गए हैं, एक पाणुर्णा है और एक कौन सा जिला है, मैहर जिला है, जो कि 54 और 55 जो क्या बनाए गए हैं, जिले बनाए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानियों के बारे में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, भोपाल है। संस्कार राजधानी जबलपुर है। आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है। संगीत राजधानी मैहर है और चित्रकला राजधानी जो है वो कौन सी है, भीमबेटका है। तो इस तरीके से हमने देखा मध्य प्रदेश की अलग अलग राजधानियों के बारे में। अब मध्य प्रदेश के उपनाम के बारे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग उपनाम हैं। जैसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, हीरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वनों का राज्य, तेंदुआ राज्य, बुल्फ स्टेट या भेड़िया राज्य के नाम से भी जाना जाता है, चीता राज्य के नाम से जाना जाता है, टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, नदियों का मायका, तेंदुपत्ता राज्य, गिद्ध राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य और घड़ियाल राज्य। इन अलग अलग नामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो जिला का मानचित्र है उसके बारे में हम अगर देखें तो मध्य प्रदेश के अगर जो जिले जो हैं वो किन किन राज्यों को अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश के किन किन राज्यों की मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो किन किन राज्यों की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश है, इधर अगर हम देखें उत्तर पश्चिम में देखें तो राजस्थान है, और अगर हम पश्चिम दिशा में देखते हैं तो गुजरात है, और अगर हम यहाँ पर पूर्व में देखें, अगर पूर्व दिशा की ओर देखें, पूर्व दक्षिण की ओर देखें तो ये छत्तीसगढ़ है। और अगर हम बात करें एकदम दक्षिण की ओर देखें तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है, यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य लगा हुआ दिखता है। तो हम अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की जिले की जो सीमा है वो टच करती हैं, उनको छूती हैं। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के बारे में देखते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह जो है देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं राजकीय पशु के बारे में। तो राजकीय पशु जो है मध्य प्रदेश का वो कौन है, बारहसिंगा है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो रूसर्स दुआउसेली जो है वो इसका बारहसिंगा का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। प्रजाति जो है वो ब्रेडरी प्रजाति या सर्वेडी भी कहते हैं। बाहुल्य क्षेत्र जो है वो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पर स्थित है, मंडला और बालाघाट में। और ये जो राजकीय पशु
जो बारहसिंगा घोषित किया गया था, ये कब किया गया था? तो 1981 में किया गया था। और विशेष बात ये है कि 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया है। तो हमने देखा कि राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम रूसर्स दुवाउ सेली है। इसके बाद राजकीय पुष्प की अगर हम बात करें तो सफ़ेद लिली है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिमम है। और कुल जो है वो लिलिएसी है। बाहुल्य क्षेत्र जो है वो क्या है? संपूर्ण मध्य प्रदेश है। राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज है। अन्य नाम जो है इसके क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर, या जिसे शाह बुलबुल भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है टर्पसिफोनी पैराडाइसे। तो जो राजकीय पक्षी दूधराज है, इसका नाम क्या है? टर्पसिफोनी पैराडाइसे इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रमुख क्षेत्र जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश। ये मुख्यतः हमको देखने को मिलते हैं कहाँ? सरदारपुर अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है? धार में। और सैलाना अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है? रतलाम में। और ये राजकीय पक्षी जो है इसको घोषित किया गया था, दूधराज को जो घोषित किया गया था, ये कब किया गया था? तो 1981 में किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय मछली के बारे में। तो राजकीय मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोर पिट्यूटोरा। प्रजाति टोर है। और बाहुल्य क्षेत्र जो है वो नर्मदा नदी, खरगोन और खंडवा। घोषित वर्ष क्या है? 2011। और विशेष बात इसके बारे में ये है कि बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया? बड़वाह में किया गया है। तो हमने देखा कि राजकीय मछली महाशीर है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोर पिट्यूटोरा। और राजकीय मछली को राजकीय मछली जो है, राजकीय मछली महाशीर को जो घोषित किया गया राजकीय मछली, वो कब किया गया था? तो ये 2011 में किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हिरण और मृग में अंतर क्या है? तो हिरण जो होते हैं वो एंटलर्स वह हैं जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देता है और नई सींगें जो है वो उग जाती हैं, जबकि मृग वो हैं जिसमें सींगें गाय भैंसों की तरह जो है वो क्या रहती हैं? आजीवन बनी रहती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में, जो कि कौन सा है? बरगद है, जिसका वानस्पतिक नाम है फाइकस वेनगैलेंसिस। प्रजाति जो है वो फाइकस है। बाहुल्य क्षेत्र जो है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश। घोषित वर्ष राजकीय वृक्ष घोषित कब किया गया? 1981 में। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क जो है वो इंदौर के बड़गुदा में बनाया गया। तो ध्यान रखना हमें कि मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ बनाया गया? इंदौर के बड़गुदा में बनाया गया जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय फल, जो कि आम है। वानस्पतिक नाम जो है वो मैग्नीफेरा इंडिका है। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियां जो है वो कौन सी है? तो नूरजहां, जो कि अलीराजपुर जिले में, सुंदरजा आम, जो कि रीवा जिले में। और विशेष बात यह है कि मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें तो समाचार पन्नों में, तो देखें मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदरजा आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। इसके बाद अब हम राजकीय खेल के बारे में बात करते हैं। तो राजकीय खेल मलखंभ है, घोषित कब किया गया? 2013 में। और ये क्षेत्र कहाँ से लिया? ये कौन से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है? तो मालवा। विशेष ये है कि मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है? उज्जैन में। प्रभास जोशी सम्मान मलखंभ क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर हम समाचार पन्नों से देखें तो 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। तो कब किया गया है? 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। और राजकीय खेल मलखंभ को कब घोषित किया गया है? 2013 में। इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय फसल के बारे में। तो जो राजकीय फसल है वो कौन सी है? सोयाबीन है। ये कौन से कुल से आता है? तो लैम्यूनेसी। और वानस्पतिक नाम इसका ग्लाइसिन मैक्स है। इसकी किस्में कौन कौन सी होती हैं? तो समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो है वो क्या है? मालवा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राजकीय नाट्य के बारे में, तो राजकीय नाट्य जो है वो क्या है? माछ है। और क्षेत्र कौन सा है? मालवा। मालवी लोक जीवन पर आधारित है। माछ के प्रमुख कलाकार कौन है? तो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माछ के प्रमुख कलाकारों में कौन आते हैं? सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। इसके बाद राजकीय नृत्य क्या है? राई है। कौन सा क्षेत्र में है? क्षेत्र में बुंदेलखंड में। और मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर राई नृत्य को क्या किया जाता है? किया जाता है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि पद्मावत ग्रंथ जो है उसमें राई लोक नृत्य का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। और प्रमुख कलाकार जो हैं वो कौन है? ज्ञानेश्वरी हैं, जो कि कहाँ से हैं? कटना जिले से हैं।
इसके बाद समाचार पन्नों में देखें तो सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राय नेत्र के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है हमें कि सागर जिले के राम सहाय जो हैं, राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राय नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ढोलक और मृदंग, यहाँ पर दिया गया है। तो राय नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड में राय नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग एवं बघेलखंड में ढोलक का क्या किया जाता है, प्रयोग होता है। तो अगर हम राई नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं तो राई नृत्य जो है वो मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग कहाँ होता है, तो बुंदेलखंड में होता है। और ढोलक का प्रयोग राई नृत्य के लिए कहाँ किया जाता है, बघेलखंड में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। चिन्ह में सबसे बाहरी 24 स्तूप अंकित है। तो राजकीय चिन्ह में अगर हम देखें तो इस चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप क्या है, अंकित किए गए हैं। इसके बाद एक क्या हमको देखने को मिलता है, वृत्त देखने को मिलता है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो केंद्र वृत्त में किसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है, अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। इसके बाद हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश गान के बारे में बात करते हैं। तो जो घोषणा है मध्य प्रदेश गान की, ये 2010-11 में की गई थी। और रचनाकार कौन है, तो रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं। और संगीतकार कौन है, सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव। तो घोषणा किस कब हुई थी, मध्य प्रदेश जो ये गान है, ये सुख का दाता सबका साथी, ये घोषणा की गई थी 2010-11 में। रचनाकार है महेश श्रीवास्तव और संगीतकार कौन है, सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव हैं। और अगर हम बात करें गायक, किसको गाया किसने है, तो शान ने गाया है, शांतनु मुखर्जी ने गाया है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर के आधार पर 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है, स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है वो कितनी है, 870 किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का क्या है, समय अंतराल है। तो पश्चिम से पूर्व में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितना अंतराल हमें देखने को मिलता है, तो 34 मिनट का हमें समय अंतराल देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं मानक समय के बारे में। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है। इसके बाद हम बात करें 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटतम शहरों की दूरी। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटतम शहरों की जो दूरी देखें तो जबलपुर, पन्ना, रीवा, कटनी, भोपाल और इंदौर, ये जो हैं ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटतम शहर हैं। कौन से, जबलपुर, पन्ना, रीवा, कटनी, भोपाल और इंदौर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैप को अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उत्तरी अक्षांश अगर हम देखते हैं, उत्तरी अक्षांश में, और यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से अक्षांश रेखा जो होती है वो कौन सी, लेटी हुई रेखा होती है। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। मध्य प्रदेश का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ अगर हम देखें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश का क्या है, ये देशांतर विस्तार है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो कौन सा है, मुरैना है। और इस जो सबसे पूर्वतम जिला है वो सिंगरौली है। सबसे दक्षिणतम जिला बुरहानपुर और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है, अलीराजपुर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे पूर्वी जिला जो है वो सिंगरौली है और सबसे दक्षिणतम जिला जो है वो कौन सा है, बुरहानपुर है। और हमने देखा था कि सिंगरौली से हमारे जो मध्य प्रदेश के जिले सिंगरौली से
82.5 डिग्री का ये जो जाती है, जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। तो इस तरीके से हमने इस मैप को देखा। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पड़ोसी राज्यों के बारे में देखते हैं। तो देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से एवं पश्चिम में गुजरात से घिरा है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती और उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा किससे लगती है, ताप्ती से, और उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु देखें तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंध मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है और उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। तो हमने 3 चीज़ें देखी कि अगर हम पूरे मध्य प्रदेश में देखते हैं तो कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंध मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है, मतलब सम जलवायु पाई जाती है, और उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। इसके बाद अगर हम वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी, और न्यूनतम वर्षा जो है वो गोहद भिंड में होती है। इसके बाद कर्क रेखा, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से, कौन कौन से जिले से गुजरती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले से गुजरती है। कौन कौन से 14 जिले हैं, रतलाम के बाद उज्जैन के बाद आगर मालवा, फिर राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो हमने देखा कि सबसे पहले कहाँ से लगती है, रतलाम से, रतलाम के बाद उज्जैन से के बाद आगर मालवा, फिर राजगढ़ के बाद सीहोर, फिर भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, फिर जबलपुर, कटनी और लास्ट में उमरिया, शहडोल। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी वे में रतलाम उज्जैन, फिर आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, फिर जबलपुर, कटनी और उमरिया, शहडोल। इस तरीके से हमने क्या देखा कि कौन कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कर्क रेखा के निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर के बारे में अगर हम बात करें तो कर्क रेखा से जो निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के शहर हैं वो कौन कौन से हैं, तो सांची है, विदिशा है, भोपाल है, जबलपुर है, उज्जैन है और इंदौर है। तो कौन कौन से हैं, सांची है, विदिशा है, भोपाल है, जबलपुर है, उज्जैन और इंदौर। ये जो शहर हैं ये मध्य प्रदेश कर्क रेखा की निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के क्या हैं, प्रमुख शहर हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रीय बिंदु के बारे में। तो अगर हम बात करें तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता है। हमें ध्यान रखना है कि अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो किसे माना जाता है, बरसाली, कहाँ पे है, बैतूल को माना जाता है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। तो भारत का भौगोलिक जो मध्य बिंदु है वो किसे माना जाता है, मनोहर ग्राम करौंदी, जो कि कहाँ है, जिला कटनी को माना जाता है। मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु जो है वो किसे माना जाता है, तो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक स्थिति के बारे में। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, और जिला कितने हैं, तो 55 जिले हैं। और विकास खंड कितने हैं, तो विकास खंड या तहसीलों का समूह जिसे कहा जाता है, तो विकास खंड कितने हैं, 313 हैं। और अगर हम बात करें तो तहसील कितनी है, जिन्हें अगर हम बात करें विकास खंड किसे कहते हैं, तो तहसीलों के समूह को कहते हैं, जो कि 313 हैं। और तहसील कितनी है, ग्राम पंचायतों के समूह को क्या कहा जाता है, तहसील कहा जाता है। और तहसील कितनी है, तो 436 है। ग्राम पंचायतें कुल कितनी है, 23,922 है। नगर निगम कितने हैं, 17 हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो नगर पालिकाएं कितनी है, 99, और कुल ग्राम कितने हैं, 54,903 है। तो ध्यान रखना है हमें कि कुल ग्राम कितने हैं, 54,903, नगर पालिकाएं कितनी है, 99, नगर निगम 17, ग्राम पंचायतें कितनी है, तो ग्राम पंचायतें 23,922, तहसील कितनी है, तो तहसील 436, विकास खंड 313, जिले कितने हैं, 55, और संभाग कितने हैं, 10। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार ही दिया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं न्यायिक स्थिति के बारे में।
तो न्यायिक स्थिति को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई। तो हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई। 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर हाईकोर्ट था, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन ही 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो फिर मध्य प्रदेश का जो क्या बनाया गया, हाईकोर्ट भी बनाया गया। तो उसी टाइम पे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी बनाया गया। कहाँ पे? जबलपुर में। और इसके पहले मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जो था वो कहाँ हुआ करता था? नागपुर हाईकोर्ट था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के जो वास्तुकार है वो कौन है? हेनरी इरविन है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर 1968 में स्थापित की गई। तो हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 खंडपीठ है, एक इंदौर और दूसरा ग्वालियर, जो कि कहाँ कब स्थापित की गई? 1968 में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ जो है वो कहाँ प्रस्तावित है? तो ये भोपाल में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ भोपाल में क्या है? प्रस्तावित है। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया है। तो जबलपुर हाईकोर्ट भवन का जो निर्माण है वो किसके सहयोग से किया गया? राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जबलपुर हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार कौन थे? तो हेनरी इरविन थे। लेकिन इस भवन का जो निर्माण है वो राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अब हम समाचार पन्नों से देखते हैं कि क्या चीजें दी गई हैं। तो अगर हम बात करते हैं 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के बारे में, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि 2023 में, तो मुख्य अतिथि कौन थे 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन में? तो जो मुख्य अतिथि थे वो मोहम्मद इरफान अली थे, जो कि गुयाना के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। विशेष अतिथि कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, जो कि क्या है? सूरी नाम के राष्ट्रपति हैं। और सम्मानीय अतिथि जो थे वो कौन थे? जनेटा मैस्करे कन्हास थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी से संबंधित। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल देखते हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो कितना है। तो 3 लाख अगर हम देखें 8,252 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन हो गया है? शिवपुरी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? शिवपुरी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो क्या है? निवाड़ी है। फिर इसके बाद एक कंफ्यूजन पॉइंट है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर ही माना जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम बात करते हैं जनसंख्या। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या अगर हम अंतिम आंकड़े 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो 7.26 करोड़ है। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो अधिकतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो इंदौर है। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? निवाड़ी है। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो कौन है? न्यूनतम जो जनसंख्या वाला जिला जो है वो निवाड़ी है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देख रहे हैं तो वो कौन है? हरदा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर हम 2011 की जनगणना के आधार पर देखें तो हरदा। और अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो कौन है? निवाड़ी है। और अधिकतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो क्या है? इंदौर है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बाद साक्षरता के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 69.35% है। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 69.35% है। मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? जबलपुर है, 81%। और न्यूनतम जो साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है? अलीराजपुर, 36%। इसके बाद हम बात करते हैं लिंगानुपात के बारे में। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में लिंगानुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में जो लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो जो है वो कितना है? 931 है। मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन सा है? बालाघाट, 1021। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है? भिंड है, 837। तो ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो कहाँ का है? बालाघाट का है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है वो बालाघाट, 1021। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन सा है? भिंड है, जो कितना है? 837 है।
अब हम मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीटों का वितरण, तो अगर हम विधानसभा सीटों को सबसे पहले देखते हैं, तो अगर हम अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? 320 सीटें थी। लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं। जिनमें से अगर हम बात करें किसके बारे में, विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में कितनी विधानसभा की सीटें 230 हैं। जिनमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटों का क्या है, आरक्षित 35 सीटें आरक्षित हैं। तो ध्यान रखना है कि विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230। उनमें से अगर हम बात करें तो एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटों को क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। इसके बाद अब हम लोकसभा सीटों के बारे में बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी थी? 40, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 29। और इन 29 सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटों का क्या है, 4 सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हुआ करती थी? 11। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं? अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें हुआ करती थी? 16 और वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, हमें ध्यान देना है थोड़ा इन बातों का कि विधानसभा में अगर हम बात करें तो एसटी और एससी के लिए कितनी सीटें? तो एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 35। और यहाँ अगर हम लोकसभा में बात कर रहे हैं तो एसटी के लिए 6 और एससी के लिए 4 सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो समाचार पन्नों से देखें तो आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन सा है? तो देश का पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो क्या है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो कौन है? तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वो इंदौर है, 32.9%। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो कौन सा है? अनूपपुर है। तो हमें ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो अगर हमने देखा था पिछले पॉइंट में कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला जिला है वो इंदौर है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो निवाड़ी है। और अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर, तो वो कौन सा था? हरदा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला में किसका नाम आता है? अनूपपुर जिले का आता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। मध्य प्रदेश का जन घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश का जन घनत्व कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? भोपाल है। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है, यहाँ अगर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का जन घनत्व कितना है? तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ जनसंख्या घनत्व है? तो वो भोपाल है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कौन सा है? डिंडोरी है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। तो मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में जो भारत में क्या है? प्रथम स्थान है। और मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? कृषि प्रधान है। मध्य प्रदेश का हीरा, मैंगनीज और तांबा उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान है। तो मध्य प्रदेश का हीरा, मैंगनीज और तांबा उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान है। इसके बाद हम बात करते हैं कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का अगर हम स्थान देखें तो अगर हम कुल दलहन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में हम देख रहे हैं कि कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दलहन में प्रथम है। खाद्यान्न में कौन सा है? दूसरा स्थान है। और कुल तिलहन अगर हम बात करें, कुल तिलहन उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। तो हमें ध्यान रखना है कि दलहन के क्षेत्र में प्रथम, खाद्यान्न के क्षेत्र में द्वितीय और तिलहन के क्षेत्र में भी क्या है? द्वितीय है। और अगर हम बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के आधार पर, तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। तो इस तरीके से हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट किया। कल हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य के बारे में। तो हम हर एक चैप्टर्स को क्या करते जाएंगे? कंप्लीट करते जाएंगे। इस तरीके से हमारी पूरी परीक्षा धाम इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।